हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्ट्रेट लाइन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 आप लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके होंगे। एक्सरसाइज 10.1 में एक कॉन्सेप्ट बड़ा इम्पॉर्टेंट था, वो आपको बताना है। मैंने आपको अभी तक जो वीडियो स्ट्रेट लाइन पे मेरा था उसमें आपको बता चुका हूँ कि व्हाट इज़ स्ट्रेट लाइन डेफिनेशन और इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है, और स्लोप क्या होता है, एंड certain important concepts related to slope have been discussed in earlier video. Now in today's video we will try to find the angle between two lines. If the slope of two lines are provided, then how to find the angle between two lines. Here you can see that L1 is the first line and L2 is the second line, and the inclination of L1 is theta 1 and the inclination of L2 is theta 2. So what will be the slope of L1? L1 का स्लोप क्या होगा? tan theta 1, क्योंकि स्लोप की डिफिनेशन यही है, टेंजेंट ऑफ द इंक्लिनेशन वही स्लोप होता है, स्लोप की डिफिनेशन वही है। इसका स्लोप हो जाएगा tan theta 2, ठीक। और इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को हम इनके स्लोप के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर स्लोप दिया गया है। अब ये दोनों लाइन कौन सा एंगल बना रही हैं? ये दोनों लाइन देखिए, ये दोनों लाइन यह एंगल भी बना रही हैं और ये वाला एंगल भी बना रही हैं। तो अगर हम इसको मान लें थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा, ठीक है, लीनियर पेयर से। अगर यह थीटा हुआ तो 180 माइनस थीटा। और अगर हम यहाँ पे पॉइंट दे दें इसको P, Q एंड R, सो PQR इज फॉर्म्ड अ ट्रायंगल। इस लाइन के तीनों पॉइंट से एक ट्रायंगल बन गया। तो थीटा 2 विल बी द एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल। थीटा 2 इस ट्रायंगल के लिए एक एक्सटीरियर एंगल होगा, एंड यू नो दैट द एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो हाँ, यह प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? थीटा 2 इज इक्वल टू exterior angle is equal to sum of opposite interior angle. Theta 2 is equal to theta 1 plus theta, implies that theta is equal to theta 2 minus theta 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपने दो लाइन सपोज किया, दोनों का इंक्लिनेशन यहाँ लिख लिया और इनके बीच का आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं। यह एंगल भी ले सकते हैं, कोई डिफरेंस उसमें नहीं है। अब जैसे चाहे वैसे सॉल्व करें। तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1। अब यहाँ क्या होगा? तो tan थीटा, अगर आप tan ले लीजिए दोनों तरफ, तो यह हो जाएगा tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो यह होता है tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2, ठीक है, tan थीटा हो जाएगा। अब इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एक एंगल होगा, यह भी 180 माइनस थीटा। अब देखिए यहाँ पे tan थीटा 2 इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन, दैट इज वाई वी कैन राइट डाउन tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब ये m1 m2 कहाँ से आ गया भाई? थीटा 1 अगर इंक्लिनेशन है तो tan थीटा 1 स्लोप हो गया लाइन L1 का। तो स्लोप L1 का स्लोप है tan थीटा 1, तो हम tan थीटा 1 के लिए m1 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड नोटेशन स्लोप के लिए m होता है, ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो m1 हो गया, और थीटा 2 इंक्लिनेशन है सेकेंड लाइन का, तो tan थीटा 2 स्लोप हो गया लाइन L2 का। तो tan थीटा 2 जब L2 का स्लोप हो गया तो क्या हो जाएगा? यार
यहाँ पे m2 हमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं tan थीटा 2 से, तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, करेक्ट। अब देखिए अगर मान लीजिए इस एंगल को लेते, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात नहीं हो रही है, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर लेते, तो अगर मान लीजिए यह भी तो एंगल हो सकता था, तो ये एंगल अगर आप लेते, अगर आप इस एंगल को कैलकुलेट कर रहे होते तो इस tan थीटा की वैल्यू क्या आती, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए tan थीटा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ग्रेटर देन 92 बट लेस देन 180, यानी ये आ गया। और अगर एंगल थीटा है एक्यूट है तो यह हो गया। तो इसका मतलब यह हो गया कि जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू आ सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आप एक्यूट एंगल ले रहे हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में इसका एक तरीका है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आ रही है तो इसका एक तरीका है, इसको मॉड लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अब मॉड लगा देने से क्या होगा कि यह हमेशा इसको जब कैलकुलेट करेंगे अंदर ब्रैकेट में, तो मॉड हटाने के बाद वह पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो इसलिए जब मॉड लगा के हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये एंगल एक्यूट हमेशा आता है, ये वाला एंगल नहीं आएगा। और नहीं तो अगर आप बिना मॉड के कैलकुलेट करेंगे तो यह भी आ सकता है, यह भी आ सकता है, ठीक है। डिपेंड इस पर करेगा कि इसमें थीटा 1 और थीटा 2 में कौन एक्यूट है कौन ऑब्ट्यूज है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन की बात है, लेकिन फाइनल जो एक्सप्रेशन है, जो फार्मूला है, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन line L1 and L2, and this can be represented in the terms of the slope of the two lines M1 and M2। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन, ठीक। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का 11 क्वेश्चन थे, 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, उसमें उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको जो आपके एनसीईआरटी या आपके सिलेबस का जो सेकेंड चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, वह भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और आपको मैं ये बताऊंगा कि मॉडुलस फंक्शन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये बताने का पर्पज़ यही है। तो इसमें इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का प्रॉब्लम नंबर 11, इसमें क्या बोल रहा है कि दो लाइंस हैं और दोनों लाइंस के स्लोप जो है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स। क्वेश्चन समझ में आ गया? 10.1 का 11th क्वेश्चन, स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू डबल द स्लोप ऑफ डबल द स्लोप ऑफ another line। स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, यह दे दिया है, ठीक है। एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप का डबल है, और बोल रहा है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइंस, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टेंजेंट 1/3 है। तो हम मान लेते हैं स्लोप ऑफ अ लाइन इज, यहाँ पे स्लोप ऑफ अनदर लाइन, ठीक है, m है, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली इसका डबल होगा इसका स्लोप। तो आप इसको, इस स्टेटमेंट को एक जनरलाइज फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, अगर एक का स्लोप m है तो दूसरे का स्लोप 2m होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है उससे हम यह कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं। तो आप लिख देंगे लेट द स्लोप
ऑफ द लाइन्स आर m and 2m. Let the slope of the lines are m and 2m. Let the slope of the lines are m and 2m. इन लाइन का स्लोप जो है m और 2m है, ठीक। और इसमें बोल रहा है एंगल बिटवीन द लाइन्स, इन्हीं दोनों लाइन के बीच का एंगल इज इक्वल टू थीटा। थीटा है तो tan थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि दिया है टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 1/3, तो यह हो गया 1/3, करेक्ट। m और 2m था, इसका टेंजेंट हो गया, tan थीटा हो गया 1/3। तो यहाँ पे क्या होगा, अब आप अगर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो m1 अगर m है तो m2 आपका 2m हो गया, ठीक। तो इसमें अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यह फार्मूला अभी आप डिराइव किए हैं, उसी का एप्लीकेशन है तुरंत। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, इसका पर्पस स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा यह बताना है कि मॉडुलस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन में भी आ सकता है इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना, और यहाँ स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है, या कहीं भी जहाँ मॉड एक्सप्रेशन है वहाँ भी इसको, इस जो कॉन्सेप्ट आप अभी यहाँ सीखने जा रहे हैं उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ध्यान से देखिए और उसको ध्यान से समझिए। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1/3 इज इक्वल टू, हम यहाँ लिख सकते हैं, अगर इसको फर्स्ट लाइन मान लें, इसको सेकंड लाइन, यहाँ आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आप इसको भी फर्स्ट मान सकते हैं, इसको भी सेकंड मान सकते हैं, या इसको फर्स्ट m को फर्स्ट मानिए, 2m को सेकंड, या आप m को सेकंड मानिए, 2m को फर्स्ट। यह आपकी फ्रीडम है। अलग अलग स्टूडेंट दोनों में से कोई भी एजम्पशन ले सकते हैं और दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आप लिख सकते हैं, सॉरी m2 है तो 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m इंटू m। यह हो गया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन m1 आपने m को लिया है और m2 आपने 2m को लिया है। अगर आप m माइनस 2m भी करेंगे तो सेम आंसर आएगा। और आप यह मैं यहाँ देख लीजिए, इसके बाद आप अपने इस वीडियो को देखने के बाद फिर आप अपने से करिएगा m माइनस 2m लेकर के, ठीक है। आप देखेंगे कि सेम आंसर आएगा, बस इसका कॉन्सेप्ट समझिए। तो यहाँ क्या हो गया, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाइज दैट 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये मॉडुलस आ गया, ठीक। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। आपने m1 m2 को लेकर के सॉल्व किया, आ गया। अब देखिए मॉड का जो आइडिया आपके दिमाग में है कि मॉड एक ऐसी भट्टी है कि उसके अंदर कुछ भी आप डालिए पॉजिटिव होके निकलेगी, यह आपको बताया गया था, ठीक। लेकिन ऐसा कब होगा, आप इसको पॉजिटिव कब ले सकते हैं, जब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। जैसे मान लीजिए, इसको समझ लीजिए ध्यान से, जैसे मॉड -4 है तो इसकी वैल्यू होगी 4, ठीक। लेकिन मॉड 4x है तो इसकी वैल्यू 4x नहीं होगी, इसकी वैल्यू होगी ±4x, क्योंकि यहाँ वेरिएबल आ गया x। जब वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट था, तो माइनस होने के बावजूद +4 हो गया, मॉड लगा है। लेकिन ठीक है, अगर 4x आ गया, वेरिएबल आया तो तुरंत प्लस माइनस हो जाएगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू होती 4x - 7, तो यह हो जाता ±4x - 7, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए यह होता 4x² माइनस 7 तो हो जाता प्लस माइनस 4x² माइनस 7 वेरिएबल आने की वजह से। तो इसका मतलब क्या हुआ ये आप समझ गए होंगे। अब इस चीज़ को अगर आप यहाँ अप्लाई करिए तो यहाँ वेरिएबल है m और 2m, ठीक है। तो m और 2m अगर वेरिएबल है तो इसका मतलब यह हुआ कि आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस m/1 प्लस 2m स्क्वायर। यह आप लिख सकते हैं। आपने मॉड हटा दिया और एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेकर के क्वाड्रेटिक बनेगा, उसको सॉल्व करिए। एक बार नेगेटिव माइनस लेकर के इसको सॉल्व करिए, तो इससे आपको नेगेटिव के लिए अलग मिल जाएगा। तो 4 वैल्यू आ जाएंगी m की, और वही चारों जो m की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर आंसर। दूसरा तरीका क्या है मॉड को सॉल्व करने, ये तरीका आपको समझ में आ गया। आपने मॉड हटाया तो यहाँ प्लस माइनस कर दिया क्योंकि वेरिएबल था। तो प्लस माइनस में एक बार आप प्लस लेकर के सॉल्व करिए, केवल इतना कुछ वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, तो फिर इसको ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे m की वैल्यू, और एक बार क्या करेंगे आप इसको माइनस लेकर के सॉल्व करेंगे यहाँ से नेगेटिव। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल 8th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है, एक टेक्निक तो यह हुआ इसको सॉल्व करने का प्लस माइनस। दूसरा तरीका क्या है उसको समझिए, उसको देखिए कि क्या हो सकता है, कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, मॉड की थ्योरी को अप्लाई करेंगे, मॉडुलस फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहाँ मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। देखिए सेकंड मेथड क्या बोलता है कि आपको अगर यह मिला हुआ है तो इसमें जो है अगर ये मिला हुआ है तो यहाँ से आगे फर्दर प्रोसीड करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3 इज इक्वल टू मॉड m अपॉन मॉड 1 + 2m स्क्वायर, यह आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि मॉड a/b इज इक्वल टू मॉड a अपॉन मॉड b। वही चीज़ यहाँ अप्लाई कर दिया गया है। यहाँ ये मॉड था, उसको स्प्लिट करके लिख दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमारा एक कन्वर्ट हो गया इस तरह से। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे इसको, फिर इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, इम्प्लाइज दैट 1/3 इज इक्वल टू मॉड m अपॉन 1 + 2 मॉड m स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्योंकि यहाँ फिर मॉड अप्लाई होगा तो मॉड 1 को हम लिखने का मतलब क्या हुआ 1, अब प्लस है यहाँ 2, तो कांस्टेंट टर्म है बाहर हो गया, और यह स्क्वायर है m स्क्वायर का, तो हम इसको मॉड m का भी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा इक्वेशन, इम्प्लाइज दैट, यहाँ इम्प्लाइज दैट 1 + 2 मॉड m स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मॉड m, implies that 2 mod m square minus 3 mod m plus 1 is equal to 0।
अब अगर आप देखिए यह मॉड m में एक क्वाड्रेटिक बन गया, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि लेट मॉड m इज इक्वल टू x। तब आपका क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी लगा के कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x कॉमन हो गया तो x माइनस 1। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली 2x x माइनस 1, 2x कॉमन लेंगे, x माइनस 1 माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यह आ गया 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, implies that 2x minus 1 is equal to 0, implies that x is equal to 1 by 2। अब x क्या था, x था mod m is equal to 1 by 2, implies that m is equal to, यहाँ प्लस माइनस m is equal to 1 by 2 होगा। बेसिकली यह वेरिएबल था, तो यह हो जाएगा प्लस माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ, m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 2। एक्चुअली में ये होगा माइनस प्लस 1 बाई 2। तो आप चाहे माइनस प्लस 1 बाई 2 लिखिए, चाहे प्लस माइनस 1 बाई 2 लिखिए, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो एक हमको ये मिल गया पहला सोल्यूशन, और दूसरा यहाँ से हो जाएगा कि x माइनस और x minus 1 is equal to 0 implies that x is equal to 1। तो यानी mod m is equal to 1, क्योंकि x से ही तो mod m आपने सपोज किया था, यहाँ x is equal to mod m। तो implies that plus minus m is equal to 1। तो implies that m is equal to plus minus 1। आपका आंसर आ गया। यही ये आंसर बिल्कुल नहीं है, अगर इतना लिख देंगे मार्क्स कट जाएगा आपका एग्जाम में। आपको स्लोप बताना था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, स्लोप बताना था। तो स्लोप क्या था, m और 2m था। तो अगर आप इसमें लेंगे m, अगर प्लस 1 बाई 2 लेते हैं तो 2m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ द लाइंस क्या हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह सॉल्व हुआ है। इसको एक बार देख लीजिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके समझिएगा। मैं यहाँ इसको मिटा रहा हूँ। तो आंसर क्या होगा, सब कुछ सॉल्व करने के बाद आंसर भी लिखने आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, m की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। यह जो था सेकेंड सेट ऑफ सॉल्यूशन, तो स्लोप हो जाएगा, तो रिक्वायर्ड slope of the lines पहला हो गया। अब आप यहां से शुरू कर रहे हैं फर्स्ट सेट से। m अगर 1 बाई 2 है तो क्या लिखेंगे, प्लस 1 बाई 2 और 2m, तो इसका जब डबल करेंगे तो आ जाएगा 1। सेकेंड माइनस 1 बाई 2 ले रहे हैं, माइनस 1 बाई 2, ये m हुआ तो इसका 2m करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1। थर्ड यहां से अगर m 1 हुआ तो 2m क्या हो जाएगा, 2। फोर्थ माइनस 1 हुआ तो ये हो जाएगा 2m माइनस 2। तो इसके 4 आंसर आ गए। अगर ऐसा होगा तब भी सेटिस्फाइड होगा आपका इन्फॉर्मेशन, ऐसा होगा तब भी, यह होगा तब भी, यह होगा तब भी, ठीक है। तो इसके 4 आंसर आ गए। बुक में क्या आंसर दिया गया है उसमें आप परेशान मत होइए, कॉन्सेप्ट इसका
यह है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एक तरह से मॉडुलस फंक्शन आपका रिवाइज भी हो गया, सेकंड चैप्टर में था, और आप डिटेल में समझ गए वो कॉन्सेप्ट कि मॉडुलस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि आपको बहुत जगह काम आएगा स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर के अलावा, और भी दूसरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर में, या और भी कहीं भी आ सकता है। ठीक है, अब आइए हम लोग कुछ अभी नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है 10.1 में। अब जो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट एक्सरसाइज है 10.2, उससे रिलेटेड कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे। यह एक्सरसाइज जो 10.2 है यह बेस्ड है इक्वेशन ऑफ लाइन के ऊपर। अभी तक आप यह समझ रहे थे और सीखने की कोशिश कर रहे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो अब हम लोग अगले वीडियो में यह देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को हम कैसे लिख सकते हैं और उसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, ताकि हम एक्सरसाइज 10.2 और उसके बाद के एक्सरसाइज को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकें।